सो वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज का डेली डिस्पैच डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इज़ाक न्यूटन के कोट के साथ। इज़ाक न्यूटन कहते हैं, इफ़ आई हैव सीन फर्दर इट इज़ बाय स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जाइंट। सो सिंपल मीनिंग है इस कोट का कि अगर हमें अपने फ्यूचर की जो प्लानिंग है वो करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं, ऑन द शोल्डर ऑफ पास्ट। मतलब पास्ट की लर्निंग के बेस पे ही हम अपनी जो फ्यूचर की प्लानिंग है वो कर सकते हैं। आई होप ये जो कोट है इज़ाक न्यूटन का आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि आज हम क्या एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। वाई वी आर डिस्कसिंग दिस एडिटोरियल, राइट्स वर्सेस एआई। तो आपको पता होगा कि जो जनरेटिव एआई है, जनरेटिव एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी आप एग्जांपल के लिए ले सकते हैं कि जो चैट जीपीटी है ये इंटरनेट से डेटा उठाती है, उसी से लर्न करती है एंड देन फ्यूचर की जो है डायरेक्शन तय करती है। अब ये जो डेटा या कह लीजिए जो लर्निंग का जो मटेरियल है, इसमें कॉपीराइट्स मटेरियल भी आते हैं। और जो जनरेटिव एआई है या कह लीजिए कि जो चैट जीपीटी वाली जो कंपनीज़ हैं वो विदाउट एनी परमिशन ये कॉपीराइट्स वाले मटेरियल जो है वो यूज़ करती है। तो ये मेन इशू है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इस एडिटोरियल के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ कॉपीराइट, कॉपीराइट क्या चीज़ होती है, क्या लॉ है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम चैलेंजेस डिस्कस करेंगे कि जनरेटिव एआई के साथ क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट द लीगल इश्यूज इन इंडिया एंड जो वर्ल्ड के अंदर जो कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग यूएसए और कनाडा, इनके अंदर क्या लॉज हैं रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर इशू। फिर हम डिस्कस करेंगे कि मिडल पाथ क्या हो सकता है या कह लीजिए मिडल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो ये हमारी कुछ डायरेक्शन रहेगी और ये डायरेक्शन हमारी हेल्प करेगी हमें अपने नॉलेज पूल को एनहेंस करने के लिए। तो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कॉपीराइट लॉ, ये क्या चीज़ होती है, व्हाट इज़ कॉपीराइट लॉ। देखिए हमारे यहाँ इंडिया के अंदर जो है अराउंड 1710 जो है प्रोटेक्टेड पब्लिशर्स हैं जिनका जो वर्क है, लेट्स से कि अगर मैंने कुछ एक जो है यूनिक चीज़ प्रोड्यूस करी है इंटेलेक्चुअल बेस पे, तो उसको मैं कॉपीराइट करवा लूँगा, उस वर्क को कोई और जो है वो यूज़ नहीं कर पाएगा। सो ये स्टार्ट हुआ था 1710 के अंदर। और ये स्टार्ट क्यों हुआ था, जब प्रिंटिंग प्रेस जो है वो आई थी। अब प्रिंटिंग प्रेस आई थी तो उसके बाद ये इशू आ गया था कि जो हमारा जो इंडिविजुअल जो हमारी यूनिकनेस है जो हमने प्रोड्यूस करा है उसको प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा जो है छाप दिया जाएगा। तो उसको रोकने के लिए कॉपीराइट लॉ आया था। अब ये जो कॉपीराइट लॉ है ये अपने आप में जो है इवॉल्व होता जा रहा है, जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है। जैसे फोटोकॉपी वाली मशीन आ गई थी, कैसेट्स आ गई थी, तो आप किसी का गाना जो है वो अपना गाना करके बेच नहीं सकते, कॉपीराइट होता है, ठीक है। और इंटरनेट आ गया उसके बाद, तो कॉपीराइट लॉ भी अपने आप को इवॉल्व कर रहा है। अब गोल क्या था, गोल सिंपल था, प्रोटेक्ट करना जो क्रिएटर है उसके राइट को। लेट्स से अगर मैंने कुछ, जैसे ए आर रहमान है, अगर ए आर रहमान ने कुछ अपना यूनिक जो है सॉन्ग प्रोड्यूस करा है, कोई थीम प्रोड्यूस करी है, तो उसको प्रोटेक्ट करना ही कॉपीराइट लॉ का काम है। तो आपको पता भी होगा खूब सारे इश्यूज चलते हैं, इवन ए आर रहमान के ऊपर भी अभी रिसेंटली एक इशू चला था कॉपीराइट वियोलेशन का। तो वो प्रोटेक्ट कैसे होता है, थ्रू दिस कॉपीराइट लॉ, ठीक है। हमें पता चल गया कॉपीराइट लॉ क्या होता है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द चैलेंजेस इन जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई के साथ क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। अब देखो ये जो जनरेटिव एआई है जो कि कंपनी ओपन एआई, चैट जीपीटी किसका है, ओपन एआई का है, ये इसको रन कर रही है। अब ये कौन से मेथड को यूज़ करके लर्निंग करती है, जैसे हमारे इज़ाक न्यूटन ने बोला था पास्ट की लर्निंग के बेस पे जो फ्यूचर की प्लानिंग करती है। सिमिलरली यहाँ पे ये इंटरनेट स्क्रैपिंग का यूज़ करती है। अब इस इंटरनेट स्क्रैपिंग में मतलब कि इंटरनेट पे जो जो मटेरियल होते हैं उसको वो लर्निंग के लिए यूज़ करती है। तो उसके अंदर कॉपीराइटेड मटेरियल भी आते हैं और फ्री कंटेंट भी आते हैं, ठीक है। बेस इसका मॉडल है एलएलएम, जिसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी बोलते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि ये जो जनरेटिव एआई जो यूज़ कर रही है इस कॉपीराइटेड मटेरियल का, ये विदाउट परमिशन यूज़ कर रही है। ये मेन इशू है आज के हमारे डेली डिस्पैच डिस्कशन के एडिटोरियल डिस्कशन में। अब इसको लेके जो है कुछ खूब सारे लीगल केसेस हो गए हैं इंडिया और यूएसए के अंदर कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जैसे हमारी जनरेटिव एआई वाली ओपन एआई हो गई, ये कैसे किसी का वर्क जो है जो कि कॉपीराइटेड मटेरियल वर्क है उसको विदाउट आस्किंग यूज़ कर सकती है। तो ये हमारे जो है चैलेंजेस है जनरेटिव एआई के साथ। अब देखते हैं लीगल इश्यूज़ क्या क्या हैं इंडिया और अदर कंट्रीज़ के अंदर। इंडिया के अंदर एक फेडरेशन है पब्लिशर का, फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स, जिन्होंने जो है ओपन एआई के अगेंस्ट में एक केस जो है वो फाइल किया है सॉरी। अब जो इंडियन कॉपीराइट एक्ट है वो जो अदर कंट्रीज़ में कॉपीराइट एक्ट होता है इंक्लूडिंग यूएसए, उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है।
यूएसए के अंदर जो है एक ब्रॉड एक्सेप्शन जो है वो प्रोवाइड की गई है फेयर यूज़ करने के लिए, इंक्लूडिंग कॉपीराइट मटेरियल को, कि कॉपीराइट जो मटेरियल है यूएसए की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि जो कॉपीराइट मटेरियल है यूएसए के अंदर एजुकेशन और रिसर्च पर्पसेस के लिए उसको यूज़ किया जा सकता है। लेकिन इंडिया के अंदर ये जो है लिमिटेड एक्सेप्शन है इसका, कि यूज़ किया जा सकता है लेकिन सिर्फ इनसाइड द क्लासरूम। इंटरनेट के ऊपर जनरेटिव एआई को जो है ट्रेन करने के लिए जो कॉपीराइट मटेरियल है वो यूज़ नहीं किया जाता एज़ पर इंडियन लॉ। तो ये यहाँ पे लीगल इश्यूज़ हैं। तो अब जो एआई कंपनीज़ है वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रही है इंडियन कॉपीराइट लॉ की, क्योंकि जो इंटरनेट वाली जो कंपनीज़ हैं, जो इंटरनेट बेस्ड जो स्टार्टअप्स हैं, इंक्लूडिंग ये ओपन एआई वाली, तो ये जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है वर्क करती है। अब डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट लॉज होते हैं, तो यहाँ पे ये लीगल इश्यूज़ इन कंपनीज़ के सामने आता है। अब ये जो ओपन एआई क्रिएट करती है, इसने क्या करा, ये जो इशू आया इसके बाद लीगल इशू आया कॉपीराइट मटेरियल से रिलेटेड, तो ओपन एआई ने एक चीज़ क्रिएट करी, ऑप्ट आउट सिस्टम। तो यहाँ ऑप्ट आउट सिस्टम में जो है पब्लिशर जो है स्टॉप कर सकते हैं अपने कंटेंट को शेयर करना फ्यूचर ट्रेनिंग के लिए। तो यहाँ पे लीगल इशू हमें समझ आया कि लीगल इश्यूज़ क्या है, कि डिफरेंट लॉज है डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। इंडिया के अंदर क्या लॉ है, इंडिया के अंदर जो है आप जो है कॉपीराइट मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं लिमिटेड पर्पसेस के लिए, बट इनसाइड द क्लासरूम। लेकिन यूएसए के अंदर बहुत ही डिफरेंट लॉ है। तो ओपन एआई ने क्या निकाला, एक नया सिस्टम निकाला, ऑप्ट आउट सिस्टम। अब ऑप्ट आउट सिस्टम के अंदर जो पब्लिशर्स हैं सॉरी, वो अपना जो डेटा है वो यूज़ करने से जो है स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी यूज़ किया गया है उसका क्या होगा, अब ये हमारा कंसर्न है एक्सपर्ट का, कि क्या जो एआई है वो जो मटेरियल ऑलरेडी यूज़ किया जा चुका है उसको अनलर्न कर सकता है या नहीं कर सकता। तो यहाँ पे अब हमें एक बैलेंस जो है अप्रोच लेने की ज़रूरत है, ताकि जो क्रिएटर्स हैं जिनका कॉपीराइट मटेरियल है उनको भी जो है प्रोटेक्ट किया जा सके, और एआई जो है वो भी अपनी जो डिमांड है लर्न करने की मटेरियल की उसको भी सेटिस्फाई किया जा सके। तो देखो अब ये सारी चीज़ें, अब कोर्ट ने एक चीज़ और इंश्योर करी है कि एआई जो है वो रॉन्ग और फेक इन्फॉर्मेशन को जो है स्प्रेड नहीं करेगा। तो आपको पता है एआई का यूज़ भी होता है कितना ज़्यादा, जो है फेक जो, और कह लीजिए कि ऑगमेंटेड जो रियलिटी है, या कह लीजिए कि जो इमेजेस होती हैं, जो डॉक्टर्ड इमेजेस होती हैं उसको प्रोड्यूस करने के लिए। तो कोर्ट ने ये बोला है कि इन सब चीज़ों को भी रोकने की ज़रूरत है। अब कंसर्न ये है कि अगर ये सारी चीज़ें हो जाएगी तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है, वो तो बेनिफिट होगी, लेकिन जो स्मॉल स्टार्टअप्स हैं जो कि इन्हीं डेटा को यूज़ करके जो है अपने एआई को ट्रेन कर रहे हैं, मुश्किल उनके लिए हो जाएगी। तो इसी इशू के पीछे अब एक मिडिल पाथ की ज़रूरत है। हमें जो है ह्यूमन जो क्रिएटिविटी है उसको भी इंस्पायर करना है, और जो हमारा कॉपीराइट लॉ है उसको भी जो है बैलेंस करना है। तो दोनों चीज़ को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे बताया गया है कि कॉपीराइट जो लॉ है उसका जो काम है वो क्या, उसका जो काम है वो प्रोटेक्ट करना एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया को, ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया को, ना कि आइडिया इटसेल्फ को या फिर इंफॉर्मेशन देमसेल्फ को। मतलब क्या मतलब है इसका सिंपल मतलब है कि लेट से अगर ए आर रहमान जो है किसी म्यूज़िक को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस म्यूज़िक को जो है वो प्रोटेक्ट करना कॉपीराइट लॉ का काम नहीं है। काम क्या है कि जो ए आर रहमान ने जो एक्सप्रेस करा है उस म्यूज़िक को अपने वे में, डिफरेंट वे में, उसको प्रोटेक्ट करना। तो ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है। तो इसी के बेस पे जो अगर कॉपीराइट जो मटेरियल है अगर वो एआई यूज़ करें तो वो तो एक आइडिया हुआ, उस एक्सप्रेशन को तो वो कॉपी नहीं कर रहा है, क्योंकि एआई जो प्रोड्यूस करता है वो बहुत डिफरेंट प्रोड्यूस करता है एक्चुअल एक्सप्रेशन से। तो यही यहाँ पे बता रखा है कि जो हमें एक मिडिल पाथ लेने की ज़रूरत है, ताकि जो कॉपीराइट लॉ है उसको वाइसली यूज़ किया जा सके, फेयर ट्रीटमेंट मिल सके जो हमारे स्मॉल एआई स्टार्टअप्स हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या क्या इशू थे, कॉपीराइट का क्या था, लीगल इशू क्या थे, और मिडिल पाथ क्या हो सकता है, कि हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच लेने की ज़रूरत है, ताकि जो एआई की जो लर्निंग है इस पर स्पेशली जो स्मॉल स्टार्टअप्स हैं उनको भी जो है डेटा मिल सके, उनको भी जो है वो कॉपीराइट मटेरियल मिल सके लर्निंग के लिए। क्योंकि कॉपीराइट मटेरियल का इटसेल्फ क्या वर्क होता है, वो क्या कि एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया को प्रोटेक्ट करना, ना कि आइडिया को। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया होगा। अगर आ गया हो तो ये पेपर 2 का एक टॉपिक है, इसको ट्राई करना अटैम्प्ट करने का, और अटैम्प्ट करने के बाद आप जो है डिस्कशन ग्रुप में अपने जो मटेरियल है आपने लिखा है उसको शेयर कर सकते हो फॉर द इवैल्यूएशन। और यहाँ तक कैसे पहुँचना है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दे रखे हैं। एक हमारा टेलीग्राम का लिंक है जहाँ पे ये PDF आपको मिल जाएगी, दूसरा जो लिंक है वो है डिस्कशन ग्रुप का, जहाँ पे आप अपने पीयर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं प्रेसिडेंशियल एड्रेस के अंदर।
सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ये जो टॉपिक है इन न्यूज़ के अंदर है, क्यों प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। देर आफ्टर हम डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल 143 क्या होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या होते हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से रिलेटेड। फिर उसके बाद कुछ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। सो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं रिलेटेड टू प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। तो देखिए, आप सभी को पता है कि रिसेंटली कुछ न्यूज़ में चल रहा था कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक जजमेंट दी थी जिसके अंदर डायरेक्ट कर रहा था गवर्नर्स को और प्रेसिडेंट को कि जो स्टेट के बिल होते हैं उनके ऊपर विद इन जो टाइमलाइन है, एक टाइमलाइन सेट करी थी, उसके अंदर उन्हें एक्शन लेना पड़ेगा। तो इसी के कॉज में जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने प्रेसिडेंट रेफरेंस दिया है क्लैरिफाई करने के लिए आर्टिकल 200 और 201 और आर्टिकल 142 की जो पावर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की अंडर आर्टिकल 142, इसका एक्सटेंट क्या है। तो इसके लिए जो है हमारी प्रेसिडेंट ने एक रेफरेंस दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। अब ये क्या चीज़ होती है रेफरेंस, इसको थोड़ा सा समझेंगे। ये जो प्रेसिडेंट की रेफरेंसिंग पावर होती है ये आती है अंडर आर्टिकल 143। तो द्रौपदी मुर्मू जी ने इसी आर्टिकल 143 का यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को एक रेफरेंस दिया है अंडर आर्टिकल 143, ओपिनियन मांगा है सर्टेन लीगल मैटर के अंदर। तो आर्टिकल 143 के अंदर क्या होता है, आर्टिकल 143 के अंदर होता है प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, प्रेजी के पास पावर होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से किसी भी लीगल मैटर पे ओपिनियन मांग सकता है। ठीक है, अब ये जो ओपिनियन होती है इसको और समझेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या चीज़ है इसके अंदर, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है अंडर आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट जो है कोई भी मैटर जो है रिलेटेड टू पब्लिक इंपॉर्टेंस सुप्रीम कोर्ट को रेफ़र कर सकती है। अब ये जो रेफ़र करेगी ओपिनियन के लिए, ये रेफ़र करेगी बेस्ड ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस। इट मीन्स कि जो प्रेसिडेंट है उसके पास ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है अंडर आर्टिकल 143 की वो जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को रेफरेंस भेजे किसी जो है लीगल ओपिनियन के लिए। ये बेस्ड होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे। अब ये जो ओपिनियन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, ये बाइंडिंग नहीं होगा ऑन द प्रेसिडेंट। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कुछ जो है रिकमेंडेशन दी है, कुछ सजेशन दिया है, तो ये जो ओपिनियन होगा ये बाइंडिंग नहीं होगा बट परसुएसिव इन नेचर होगा। अगर अंडर आर्टिकल 145 ये मैंडेट है कि अगर ऐसा कुछ ओपिनियन माना जाता है तो 5 जजेस जो होंगे वो सच मैटर के ऊपर डिसाइड करेंगे, एक बेंच बैठेगा पर्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के अंदर। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अगर इसका देखेंगे, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न समझा अंडर आर्टिकल 143 का। सिंपल चीज़ है, किसी भी लीगल मैटर के ऊपर प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ओपिनियन मांग सकता है। ये जो होगा बेस्ड ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस, और जो ये ओपिनियन आएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से इट विल बी नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है अंडर ये जो आर्टिकल 143 है रेफरेंस वाला, ये ओरिजिनेट हुआ है एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और आप सभी को पता होगा मैक्सिमम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजंस हैं दे वर टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, अब ऐसा सिमिलर प्रोविज़न है हमारे कनाडा के अंदर, बट इट वॉज नॉट इन द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिमिलर जो रेफरेंस वाला प्रोविज़न है वो नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर। क्योंकि आप सभी को पता है यूएसए के अंदर एग्जीक्यूटिव हो गए, ये लेजिस्लेचर हो गए, ये सारे स्ट्रिक्टली जो है सेपरेट रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे स्ट्रिक्टली सेपरेशन नहीं है, इसलिए यूएसए के अंदर सिमिलर प्रोविज़न नहीं है। नोटेबल कुछ केसेस देख लेते हैं। कुछ फेमस केसेस है जिसके अंदर प्रेसिडेंट ने रेफरेंस मांगा था, जैसे बैरूबाई केस हो गया, थर्ड जजेस केस हो गया कॉलेजियम सिस्टम वाला, और राम जन्मभूमि। तो कुछ फेमस जो केसेस हैं आपको पता होना चाहिए कि उन केसेस के अंदर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगा गया था, मतलब ओपिनियन मांगा गया था। सिग्निफिकेंस यही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज़ हैं उसको क्लैरिफाई कर देता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, फेडरल हार्मनी, स्मूथ लेजिस्लेशन प्रोसेस, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आया हो तो इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का कोशिश करिएगा। नेक्स्ट चलते हैं PSLV C61। ये क्यों न्यूज़ में है, वाई इट इज़ न्यूज़ PSLV C61, ये न्यूज़ में क्यों है, सबसे पहले इसको समझेंगे।
देन हम समझेंगे कि अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसमें EOS, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ये क्या चीज़ होती है, ये दोनों चीज़ें समझेंगे। प्लस हम देखेंगे कि पास्ट में क्या क्या चीज़ हुई थी रिलेटेड टू PSLV C61, तो थोड़ा पास्ट का बैकग्राउंड भी हम डिस्कस करेंगे। सो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं PSLV C61। देखो रिसेंटली जो हमारा इसरो है, इसरो ने एक जो है सैटेलाइट लॉन्च करी थी, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यूजिंग लॉन्चिंग व्हीकल PSLV C61। अब ये जो मिशन था, ये मिशन फेल हो गया है 3rd स्टेज के अंदर, इसीलिए ये चीज़ न्यूज़ के अंदर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देन वी विल डिस्कस कि भाई जो फेलियर ऑफ कॉज है वो क्या है, क्यों फेल हुआ ये मिशन। फेलियर ऑफ कॉज है कि थर्ड स्टेज के अंदर जो चैम्बर प्रेशर होता है वो उसमें गिरावट देखने को मिली, जिसकी वजह से ये मिशन फेल हो गया। क्या इससे पहले भी कभी कोई मिशन फेल हुआ है रिलेटेड टू PSLV C61? तो येस, डेफिनेटली जो हमारा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है इससे रिलेटेड 2 और फेलियर देखने को मिले हैं, तो अब तक टोटल 3 फेलियर हो चुके हैं। तो सबसे पहला था 1993 में PSLV D1, 2017 में दूसरा था 41वीं फ्लाइट PSLV की, और अब ये जो हुआ है ये 63rd है PSLV की फ़्लाइट जो ये फेल हुई है, ठीक है, और 27th PSLV एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन वाली। तो इसको थोड़ा सा याद करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से MCQ आने के चांसेस हैं। अब ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होती है ये क्या होती है, किस लिए इसको यूज़ करते हैं? देखो इसको डिज़ाइन किया गया है स्पेशली फॉर द रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन, और ऊपर से जो है बेसिकली अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए ये यूज़ की जाती है। ये RISAT-1 हेरिटेज बस इसको यूज़ करके बिल्ड की गई है, और सिंथेटिक एपरेचर रेडार पेलोड इसके अंदर होता है, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, और बेसिकली जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है अपने आप में ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि इसका यूज़ जो है अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए किया जाता है, रिमोट सेंसिंग जो टेक्नोलॉजी होती है उसके अंदर। तो इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का कोशिश करना। नेक्स्ट चलते हैं FATF। तो सबसे पहले इसके अंदर ये है बेसिकली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसके अंदर सबसे हम डिस्कस करेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों है। सबसे पहले तो हम यही डिस्कस करेंगे वाई FATF इज़ इन न्यूज़, फिर ये क्या चीज़ होता है FATF, ठीक है। इसके अंदर जो है जेनेसिस क्या है इसका, की रोल क्या है इसका, फिर ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, ये क्या चीज़ होती है। इसके अंदर एक जो नया प्रोविज़न है MER, उसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे FATF के अंदर। तो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं रिलेटेड टू FATF। देखो अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर हमने करा था, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड को एविडेंस दे रहा है कि पाकिस्तान जो है कैसे जो है अपनी स्टेट फंडिंग को टेरर के लिए यूज़ करता है, और इंडिया ने स्पेशली IMF के अंदर भी, IMF लोन दे रहा था उसके अंदर भी अपने वोट को एब्सटेन कर दिया था। तो ये टोटल जो न्यूज़ है, पार्डन मी, इसलिए है कि हमें डिस्कस करना है कि ये जो FATF है इसका जो यूज़ जो बेसिकली जो फंडिंग होती है पाकिस्तान को वो कैसे जो है टेरर के लिए यूज़ कर रखी है। तो ये जो FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये बेसिकली रिस्ट्रिक्शन लगाती है जब जो है स्टेट अगर फंडिंग देता है टेररिज्म को। तो ये बेसिकली टोटल लिस्ट में है, ये टोटल न्यूज़ के अंदर है। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान जो है अभी किसी भी लिस्ट में नहीं आता FATF की, ना तो ब्लैक लिस्ट में ना ग्रे लिस्ट में। ग्रे लिस्ट में था लेकिन अक्टूबर 2022 के अंदर इसको रिमूव कर दिया गया। तो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं FATF से रिलेटेड। हमने समझा कि क्यों न्यूज़ में, क्योंकि इंडिया जो है पाकिस्तान को इसकी ग्रे लिस्ट में दोबारा लाना चाहता है। तो ये जो FATF है इसका जो ओरिजिन है वो 1989 में हुआ था, और G7 जो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ हैं उन्होंने पेरिस के अंदर इसको ओरिजिनेट किया था, एस्टेब्लिश किया था। इसके अंदर टोटल 38 मेंबर है। इंडिया इज़ ऑल्सो द मेंबर ऑफ FATF, वो 2010 के अंदर बढ़ा था। इसकी रीजनल बॉडीज़ हैं, टोटल 9 रीजनल बॉडीज़ हैं, और ये जो है बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉब्लम हो गई, फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म एंड प्रोलिफरेशन, इसकी प्रॉब्लम को जो है एड्रेस करती हैं। की रोल, यही की रोल है इसका, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग और अदर रिलेटेड स्टफ जो हो गए। फाइनेंशियल इंक्लूजन भी करती है फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर। ये बेसिकली जो है FATF का काम है। जब फॉर्मली जो है कंट्रीज़ जो है FATF के सिस्टम के अंदर आ जाएगी तो डेफिनेटली ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम रिलेटेड टू द मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग एंड अदर रिलेटेड थ्रेट, ये कर्ब हो जाएंगे। तो ये बेसिकली FATF का काम है। अब FATF के अंदर 2 लिस्ट आती है, एक आती है ग्रे लिस्ट, एक आती है ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट के अंदर बेसिकली जो है मॉनिटर ज़्यादा किया जाता है, और जब वो ब्लैक लिस्ट के अंदर आ जाती है तो ब्लैक लिस्ट के अंदर उस पर जो है
इंटरनेशनल बॉडीज से कर्व लगाए दिए जाते हैं। तो ये दोनों जो है मेजर डिफरेंसेस हैं किसके अंदर, FATF और ब्लैक लिस्ट के अंदर। आई होप आपको दोनों चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है इसका MER ऑफ FATF। देखो ये जो होता है ये बेसिकली जो है मेज़र करने के लिए कि जो कंट्रीज़ हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम को जो है कैसे जो है टैकल कर रही है, फाइनेंस ऑफ टेररिज्म को कैसे टैकल कर रही है और प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन को ये कैसे टैकल कर रही है। बेसिकली ये एक एक्सेसमेंट, मेजरिंग एक्सेसमेंट रिपोर्ट इसको कहते हैं। और ये जो एक्सेसमेंट किया जाता है ये किया जाता है पीयर रिव्यू के द्वारा। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि इसके अंदर जो है FATF का स्टाफ आके जो है वो रिव्यू नहीं करता। इसके अंदर बेसिकली जो FATF की जो कंट्रीज़ हैं जैसे इंक्लूडिंग इंडिया जो है पाकिस्तान को जैसे ग्रे लिस्ट के अंदर लाना चाहती है, तो यही कुछ MER का वर्क होता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा FATF क्या चीज़ होती है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट के अंदर मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं और FATF का की रोल क्या है मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म में, प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स। ठीक है, इंडिया इसका मेंबर है। ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 3, ट्राई करना इसको अटैम्प्ट करने का। नेक्स्ट चलते हैं कल के क्वेश्चन। लास्ट टाइम हमने देखा था इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इकोनॉमिकल कैपिटल फ्रेमवर्क से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है। देखो हमने देखा था इकोनॉमिक कैपिटल जो फ्रेमवर्क है ECF, इसका जो यूज़ है किस लिए किया जाता है। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द ECF इज़ अ पॉलिसी दैट डिटरमाइंस हाउ RBI सेट इंटरेस्ट रेट। कंटीजेंसी, सेकंड स्टेटमेंट है, कंटीजेंसी रिस्क बफर इज मीन टू फंड गवर्नमेंट स्कीम। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये जो कंटीजेंसी रिस्क बफर है हमने देखा था ना कि RBI के पास जो एक्स्ट्रा फंड है अंडर ECF इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ फंड जो है विमल जालान कमेटी की रिकमेंडेशन पे 5.5 से 6.5% जो फंड है ये कैपिटल रिस्क बफर के रूप में जो है अपने पास रख लेता है RBI। बाकी जो है फंड वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देता है। यही था कैपिटल जो हमारा ये फ्रेमवर्क है। तो यही चीज़ अब देख लेते हैं। सेकंड तो गलत हो गया। द ECF गाइड्स हाउ RBI मैनेजेस रिजर्व, हैंडल रिस्क, शेयर सरप्लस विद द गवर्नमेंट। डेफिनेटली यही था। बिमल जलाल कमेटी रिकमेंड रिमूविंग CRB कम्प्लीटली, ये रिकमेंडेशन नहीं दी थी, ये भी नहीं है। आंसर हो गया हमारा C। तो जस्ट हमें टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए कि ECF क्या चीज़ होती है। हमारा आंसर हमारे सामने ही है। नेक्स्ट चलते हैं, इन द एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्रोग्राम। हमने देखा था एनवायरमेंटल क्लियरेंस से रिलेटेड चीज़ कि इसके अप्रूवल के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होती है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेस हु गिव्स द फाइनल डिसीजन ऑन अप्रूवल और रिजेक्शन ऑफ अ कैटेगरी A प्रोजेक्ट। देखो हमने कैटेगरी A प्रोजेक्ट हमें पता है कि 2 कैटेगरी में डिवाइडेड हो जाते हैं एनवायरमेंट क्लियरेंस के जो प्रोसेस में होते हैं। तो जो A कैटेगरी होता है उसके लिए मैंडेटोरी होता है अप्रूवल लेना, B के लिए नहीं होता। तो देखते हैं यहाँ पे कि इससे रिलेटेड जो है स्टफ कौन सा सही है। स्टेट की एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेस हु गिव्स द फाइनल डिसीजन, कौन फाइनल डिसीजन देता है। देखो स्टेट हो नहीं सकता, नेशनल NGT हो नहीं सकता, हमारा ऑटोमेटिक आंसर हो गया C। जस्ट हमें क्वेश्चन पे ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट है हमारा ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकमेंडेशन मेड बाय पंची कमीशन। हमने देखा था पंची कमीशन जो था वो स्टेट और सेंटर से रिलेटेड रिलेशन के ऊपर रिकमेंडेशन दे रहा था। अब यहाँ पे देखते हैं क्या इसमें जो रिकमेंडेशन नहीं दी गई थी, गवर्नर शुड बी अपॉइंटेड फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, ये दी गई थी बेसिकली। गवर्नर शुड हैव अ फिक्स्ड 5-year टेन्योर विद एन इंडिपेंडेंट रिमूवल प्रोसेस। इंडिपेंडेंट रिमूवल प्रोसेस, इसको तो ये थोड़ा सा डाउट में है, लेकिन ये रिकमेंडेशन थी कि 5 year टेन्योर होना चाहिए और रिमूवल प्रोसेस इम्पीचमेंट वाली बोली थी, तो इंडिपेंडेंट ही है काइंड ऑफ वो, तो ये भी सही है। गवर्नर शुड हैव ब्रॉड डिस्क्रिशनरी पावर, देखो ये रिकमेंडेशन नहीं दी थी, उसको बोला था कि लिमिटेड डिस्क्रिशनरी पावर होनी चाहिए और ब्रॉड तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लास्ट वाला भी देख लेते हैं, गवर्नर शुड डिसाइड ऑन स्टेट लेजिस्लेटिव, ये भी उस रिकमेंडेशन में था, तो C नहीं था, C हमारा रिकमेंडेशन में नहीं था और वो हमारा आंसर हो गया। तो यही चीज़ पूछी थी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही था। थैंक यू सो मच।